दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री नेवल बेस जो है कुवैत यहाँ खड़ी हुई है। अमेरिका के 60 वॉरशिप्स खड़े हैं, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ग्वादर के आसपास घूम रहे हैं। अब सवाल ये कि बलूचिस्तान जो है फ्रंट लाइन स्टेट है। अब ये हमारे जो लोग हैं, पता नहीं, हमारे समझ में नहीं आता ये सीपेक कहाँ से आया। सीपेक तो है ही नहीं गई, वो पता नहीं किसी ब्राइट माइंड ने उसने शोषा छोड़ दिया कि जी ये सीपेक है। भाई सीपेक जो है, अगर आप जाएंगे बैरन लैंड में, कहाँ से डेवलप होगा? बैरन लैंड को डेवलप करने के लिए 100 साल चाहिए। डेरा इस्माइल खान को, आपके खुजदार को, जितने भी इलाके हैं, उसके लिए 50 साल चाहिए, 100 साल चाहिए। तो ये जो है ये फजूल बात है। सीपेक नाम की कोई चीज़ है नहीं, वो सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है चाइनीज़ का। चाइनीज़ ने पंजाब में किया है। पंजाब, अब चाइनीज़ की कोई दिलचस्पी नहीं है कि बलूचिस्तान के बैरन लैंड में इन्वेस्ट करे। क्यों करे? या केपीके में करे, वो क्यों करे? उसको कोई उसको रिटर्न मिलने की चांस नहीं है। तो उसने सारा का सारा इन्वेस्टमेंट पंजाब में किया है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और उसका ताल्लुक जो है वो इमीडिएट गेन लेगा, प्रॉफिट लेगा। तो सीपेक नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो मेरे नुक्ता नज़र से। तो अब फिर दूसरी बात ये, ग्वादर का तो उसको बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये मकरान कोस्ट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसकी वजह ये, जो कुछ भी ज़रूरत होगी वो कराची पूरी करता है। कराची में रेलवे लाइन है, सड़क है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जितना माल आएगा उधर जहाँ जाना है, कराची पोर्ट को इस्तेमाल करेंगे, पोर्ट कासम है उसको इस्तेमाल करेंगे। ग्वादर कहाँ से आया? 600 मील पीछे से जाएंगे, फिर सामान लेकर आएंगे कराची, फिर आगे लेके जाएंगे। तो ये सब फजूल बातें हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात यह है कि ग्वादर का सीपेक से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। चाइना को कतई ज़रूरत नहीं है। अब चाइना जो है वो सिर्फ एक ठेकेदार है, सस्ती लेबर प्रोवाइड करता है। $400 मिलियन में सिर्फ चीन पोर्ट बना के दे सकता है, अमेरिका नहीं बना के दे सकता, जर्मनी नहीं बना सकता, वेस्टर्न कंट्रीज नहीं बना सकते। $400 मिलियन में सिर्फ और सिर्फ चाइना बनाएगा, चीप लेबर उसके पास है। अब इसी तरह से वो ठेकेदारी है, पोर्ट चलाएगा बस। यहाँ यानी कोई एक पैसे का डेवलपमेंट नहीं हुआ पिछले, यानी जब से पोर्ट शुरू हुआ है 2002 से लेकर अब तक, सिर्फ जो पोर्ट बनाया उसके बाद। अच्छा, अगर हम बहुत सारे दोस्त जो है ना, अब 10 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने एक प्रपोज़ल दिया कि ग्वादर के पास हम शिप बिल्डिंग यार्ड बनाना चाहते हैं। ग्वादर के पास शिप बिल्डिंग यार्ड बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने प्रपोज़ल ये दी कि सारे इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। 3-4 मुल्क हैं, कंसोर्शियम बनाया 3-4 मुल्कों ने, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का शेयर ये होगा कि वो सिर्फ ग्वादर के करीब हमको ज़मीन अलाट करे, और बाकी उनका शेयर होगा उस कंसोर्शियम में, बाकी हम डेवलप करें। 10 साल से प्लानिंग कमीशन के कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है वो प्रोजेक्ट। अब कहाँ से तुम डेवलप करोगे? पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है। अब मसला बिजली का है। अब ईरान के पास बिजली अवेलेबल है, वो आधी कीमत पे आपको देना चाहता है। 50% जो आपका कास्ट है 12 रुपये, वो 6 रुपये में फ़रोख्त करने को तैयार है, और आप 30 साल से ख़रीदने को तैयार नहीं है। क्यों? बलूचिस्तान डेवलप हो जाएगा, फैसिलिटीज़ बलूचिस्तान को मिलेगी। यानी 50% पे आप ख़रीदने को तैयार नहीं। मैं मजाक में कहता रहता हूँ कि वो शिया बिजली है, इसलिए सुन्नी लोग नहीं खरीदते। तो ये शिया बिजली भी तो आप नहीं खरीदने को तैयार नहीं। तो बुनियादी तौर पर जो है, अब यहाँ बलोच का स्टेक सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, पंजाबी से कहीं ज़्यादा है। पंजाबी का इतना नहीं है। अपने दोस्त इफ्तिखार साहब से डिसएग्री करते हुए, जितना थ्रेट बलोच को है किसी को नहीं है। कोई क़यामत होगी तो अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान में घुसेगा, कोई क़यामत होगी ईरान घुसेगा, कोई क़यामत होगी अमेरिकन आएगी। तो हम लोग फ्रंट लाइन स्टेट पर हैं, तो इसका कोई अप्रिसिएशन नहीं है किसी तरफ से। अच्छा, वो उसने बिल्कुल सही बात कही साफ़ी साहब ने कि ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, ये इसको पॉलिटिकल बनाया। क्यों बनाया? उसका सिर्फ एक रीज़न मुझे नज़र आता है, पता नहीं आप लोग एग्री करें नहीं, वो ये है
कि पाकिस्तान इकोनॉमिक मैस में है, डाउन टर्न है, उसकी इकोनॉमी डूब रही है, लोग बददिल हैं, परेशान हैं, और उनको सहारा देने के लिए, होप देने के लिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया कि जी पाकिस्तान जो है जन्नत बन जाएगा ग्वादर बनने के बाद, सी पैक बनने के बाद जो है जन्नत बन जाएगा, उसके सारे इकोनॉमिक मसाइल हल हो जाएंगे, जो बिल्कुल झूठ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, टर्न अराउंड नहीं कर सकता। और फिर ग्वादर जो है वो वेस्ट एशिया का पार्ट है, उसका जो है इधर इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पोटवार से, उसका पोटवार से उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो जितने भी रूट्स होंगे वो वेस्ट एशिया की तरफ जाएंगे, सेंट्रल एशिया की तरफ जाएंगे। हाँ, जहाँ तक चाइनीज़ का, हमारे पास दिलचस्प बात यह है कि हमारे जो बड़े दानिश्वर फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, बहुत पहले मैं स्कूल में तो कॉलेज में था सब, तो इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को वो डिस्प्यूट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया कि जी ये कश्मीर कैसा है। वो हमारा गिलगिती दोस्त कहते हैं अल्लाह के वास्ते हमने पाकिस्तान में शमूलियत की है, कहते नहीं तुम कश्मीर कैसे हो। वो रोते रहे, चीखते रहे, बोले नहीं। अब जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आया। तो भाई डिस्प्यूटेड टेरिटरी में कॉरिडोर कैसे गुजरेगा? आपने खुद बनाया, पाकिस्तान ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी गिलगित बल्तिस्तान। नवाज शरीफ ने कोशिश की उसको सूबा बनाने के लिए, उसको शटअप कर दिया, बैठ जाओ आराम से, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब दूसरी बात यह है कि चाइनीज़ की एक तो पॉलिसी है कि किसी से दुश्मनी नहीं, सबसे दोस्ती। तो भाई वो हमारी वजह से हिंदुस्तान से नहीं लड़ेगा, हमारी वजह से हिंदुस्तान को नाराज़ नहीं करेगा, ना हमारी वजह से अफ़गानिस्तान को नाराज़ करेगा। ये तो क्लियर बात है। वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, उसने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है सेंट्रल पंजाब में, उसको रिटर्न मिलेंगे, उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। बाकी जहाँ तक ठेकेदारी या पोर्ट की वो चलती रहेगी, कोई भी करे। सिंगापुर ने नहीं किया, चाइनीज़ करेंगे। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है उसको 50 साल चाहिए, आज के दौर में नहीं है। आज के दिन तो पानी भी नहीं है पीने को, बिजली भी नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि वो थोड़ी बहुत बिजली आती है ईरान से, वो ईरान में कंसेप्ट नहीं है लोड शेडिंग का, राउंड द क्लॉक। आपने कभी नहीं सुना होगा खुद ईरान में वहाँ बिजली का ब्रेकडाउन हुआ या लोड शेडिंग हुई, तो वहाँ से जो बिजली आती है, लेकिन मकरान में लोड शेडिंग होती है ज़ोरदार तरीके से, पूरे मकरान में। भाई क्यों होती है? ये नेशनल ग्रिड का पार्ट भी नहीं है कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उधर, वो अलहदा है, बिल्कुल उसका सिस्टम ही अलग है। लेकिन लोड शेडिंग सिर्फ लोगों को ज़हनी अजियत देने के लिए लोड शेडिंग करते हैं, सिर्फ ज़हनी अजियत देने के लिए कि शटअप देते हैं कि भाई तुम जो है डोंट डिजर्व। इस्लामाबाद लोड शेडिंग होती है तो मकरान में क्यों नहीं हो? तो बुनियादी तौर पर अब एक बात जो है वो साफ़ और वाज़ेह है, क्लियर है कि ग्वादर और चाबार, अब वो हमारे दोस्त कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आता नहीं, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? आपका पूरे का पूरा बलूचिस्तान जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी जोन है, कोई फॉरेनर आपके सूबे में आ नहीं सकता, जो आएगा बगैर इजाज़त के गिरफ्तार होगा। तो इन्वेस्टमेंट किधर से आएगी? दाखिला ममनू है सबका, सारे किसी भी फॉरेनर का बलूचिस्तान में, सिवाय क्वेटा के आए और जाए। दूसरी तरफ जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फॉरेनर जितने भी हैं। तो एक मरतबा हमारे सरकारी अफसर ने बहुत सऊदी इन्वेस्टर को लेकर आया, कोशिश की कि इन्वेस्ट करें, उसको बुलाया ग्वादर में, उसको उसी उधर गिरफ्तार कर लिया, बंद कर दिया, होटल में बंद कर दिया, और दूसरे दिन दूसरे फ्लाइट पे वापस कराची भेज दिया। तो एक ये सूरत हाल है। अब दूसरी तरफ यानी ग्वादर, मुझे कोई बताए कोई एक धेले की इन्वेस्टमेंट हुई है ग्वादर में, एक धेले मुकाबले में चाबार $50 बिलियन। कोरियन एक स्टील मिल बना रहे हैं 16 लाख टन का, जापानीज एक स्टील मिल बना रहे हैं 20 लाख टन का, 36 लाख टन का सिर्फ स्टील मिल 2 बन रहे हैं चाबार में। काम चल रहा है, इनॉग्रेशन हुए, सब चल रहा है, काम बिल्डिंग हो रही है। और उसके मुकाबले में हमारे पास 1 लाख टन का एक कराची में है, वो हमसे चल के नहीं देता। अब वो कराची वाला एक स्टील मिल बंद करने के चक्कर में, बेचने के चक्कर में है। और इसी तरह वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स,
अच्छा, फिर वहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं, यही बलोच रहता है, हमारे कज़न रहते हैं उस तरफ। अच्छा, वो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है वहाँ। आप चाबार में जाएंगे, आपको कोई पुलिस वाले का शक्ल नज़र नहीं आएगा, बंदूक वाले को तो छोड़ें, कोई पुलिस वाले की शक्ल नहीं देखेंगे, कोई है नहीं। वो किसी गेट के ऊपर कोई एक आदमी खड़ा होगा बस, कस्टम वाला, कि वो मेन जो ट्रेड रूट है उसका, ट्रेडिंग एरिया है, उसके गेट पे एक कस्टम वाला खड़ा होगा, बाकी कोई नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। पता नहीं इधर कहाँ से आ गया। उन्होंने 40,000 आदमी फौज भर्ती करेंगे सिक्योरिटी के लिए। भाई यार, जिसकी मिल्कियत है वो खुद डिफेंड करेगा, लोग खुद डिफेंड करेंगे, आपको क्या ज़रूरत है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हो गई बातें, बाकी किसी और मौके पे। थैंक यू वेरी मच जी। शुक्रिया सिद्दीक बलोच साहब। दूर से आए हुए हमारे मेहमान भी बैठे हुए हैं, मुझे ये अंदाज़ा नहीं। लाहौर बार एसोसिएशन के सदर राना ज़िया अब्दुर्रहमान साहब नहायत दूर से आए हुए हैं मुझे, एंड वेरी गुड लायर। और आपके जो है ना वकला तहरीक में भी बड़े एक्टिव रहे हैं, और वैसे भी जो है ना वकला के बग़ैर कोई चीज़ भी मुकम्मल है नहीं। तो मैं जो है ना राना ज़िया साहब से जो दरख्वास्त करूँगा अपने ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो तस्दीक कर दूं कि मैं लाहौर हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट हूं, जो सबसे बड़ी बार है इस मुल्क की और एशिया की भी। तो इफ्तिखार साहब ने सही कहा था कि अपनी बात करके सब चले जाएंगे, सुनने के लिए चंद लोग ही रह जाएंगे। बहरहाल सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया और तमाम मुख्तलिफ़ सोच के और मुख्तलिफ़ इलाके के लोगों को इकट्ठा किया कि वो अपनी बात एक दूसरे से कर सकें। जो सुबह से सुनते आ रहे थे वो सिद्दीक बलोच साहब ने उस पर आते ही सब चीज़ों पे पानी फेर दिया कि जो मैं एक ज़हन बना रहा था कि भी पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा इल्म भी वकील होते हुए भी महदूद होता है, ला के इर्द गिर्द घूमता है या इर्द गिर्द सारी बातों के घूमता है। अब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इस मामले में, लेकिन सबसे पहले तो बात वही करूँगा जो बाकी दोस्तों ने की है कि अगर कोई ऐसा मंसूबा बन रहा है या बनाया जा रहा है जिसको सीपैक का नाम दिया गया है, तो उसका सबसे पहले फ़ायदा उस इलाके के लोगों को होना चाहिए, ग्वादर के लोगों को होना चाहिए, फिर उस सूबे के लोगों को होना चाहिए, फिर पूरे पाकिस्तान को होना चाहिए। ये बात तो ये तय है। हम डॉक्टर साहब से मैं अपना पूरा तारफ़ करवा दूं कि मैं तो उस ख़ानदान से मेरा तल्लक है जो हम हमेशा बलोचों से प्यार करते आए हैं। लाहौर में एक जगह है जो पुराने तरक्की पसंद अगर रह गए हैं बलूचिस्तान में, किसान हाल को ज़रूर जानते होंगे। ये किसान हाल का वारिस आपके सामने खड़ा है। किसान हाल राना मकबूल हुसैन ने बनाया था, जो मैं जहाँ पर गौस बख्श बिंजो साहब को मैंने देखा, खैर बख्श मरी साहब को देखा, अताउल्लाह मैंगल साहब को देखा। हम तो बहुत पुराने प्यार करने वाले हैं और हमेशा आपसे प्यार करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं उस वक्त से जब मैं छोटा था कि ये आपका एहसास महरूमी क्यों नहीं दूर होता, इसकी क्या वजह है कि आपने नस्ल दर नस्ल इसमें अपनी आइंदा आने वाली नस्लों में इसको जिस तरह एक जनरेशन टू जनरेशन इसको शिफ्ट कर दिया है। मैं इस बारे में सोचता रहता हूँ, बड़ा मुखलिस हूँ, क्योंकि मैंने उन बाबों को भी देखा, उनको सुना जो उस वक्त किसान हाल में आया करते थे, मौलाना बिशानी भी आया करते थे। लेकिन मैं कोई बहुत प्राउडली अपने आप को पंजाबी नहीं कहता। मैं अपने आप को अगर प्राउडली समझता हूँ तो पाकिस्तानी समझता हूँ और समझता हूँ कि मैं मुखलस हूँ। और हर पाकिस्तानी, चाहे वो बलूचिस्तान में रहता है चाहे सिंध में रहता है, उसको अपना भाई समझता हूँ मैं। तो ये चीज़ भी ज़रूरत है कि ये एजुकेट करने की भी ज़रूरत है कि जो वकील हैं वो भी एहसास महरूमी का शिकार, जो डॉक्टर हैं वो भी एहसास महरूमी का शिकार, जो इंजीनियर हैं वो भी एहसास महरूमी का शिकार। इसकी क्या वजह है? इसकी रीज़न आपने भी ढूंढनी है।
बलूचिस्तान की हुकूमत मौजूद है, वहाँ अगर कोई वसाइल की कमी है, अगर वहाँ पे अभी एक भाई कह गए जी कि उसका फैसला जो इस्लामाबाद में हुआ, तो आप ऐसा फैसला करें, उन लोगों को वोट दें जो अपना फैसला खुद करें। ये भी तो देखें ना, सारी जिम्मेदारी हम पर मत डालें, आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर यही कहूँगा कि बलोच साहब ने थोड़ा सा रुख मोड़ दिया, लेकिन अगर कोई ऐसा मंसूबा है, इंटरनेट पे मैंने चेक किया, वहाँ पर तो है मंसूबा कि बहुत इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है। अगर ये सब कुछ बन रहा है तो सबसे पहले ग्वादर की आबादी के बारे में आपको मैं बता दूं कि इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा नहीं है ग्वादर की आबादी, जो आखिरी सेंसस से 2,78,000 आबादी थी। तो उस आबादी में कितने फिशमैन हैं जो माहीगीर हैं, उनकी भी तादाद को देखें। उनके लिए हम हाज़िर हैं, उनके लिए बलूचिस्तान हाज़िर है, सारा पाकिस्तान हाज़िर है। उनके मफाद का ख्याल रखना है, उनकी सकाफत का भी ख्याल रखना है, लेकिन उनकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं रोका जा सकता जिसका इतना नाम है, जो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा। इंशाल्लाह लाए। मैं तो यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको आमीन। थैंक यू। शुक्रिया राना साहब, नहायती मुफस्सिल तकरीर, बहुत नवाजिश, काफ़ी दूर से आप आए थे। एंड पर्सनली आई एम ग्रेटफुल, माई पार्टी इज़ ग्रेटफुल। तो मैं दावत खिताब दूंगा अफजल भट्ट साहब को, सदर पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सरदार अख्तर मेंगल साहब, डॉक्टर जहांज़ेब जमालदीनी साहब को आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद का इंतखाब करने पर मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जब हम बलूचिस्तान में जाते हैं, बलूचिस्तान के दोस्तों के साथ प्रेस क्लब में बैठते हैं, वहाँ जब उनसे गुफ्तगू करते हैं और जब इस्लामाबाद आते हैं, यहाँ दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं, तो हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है, जिसकी कुछ ज़िम्मेदार हम हैं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, और कुछ हमारे साथी भी हैं। बलूचिस्तान के साथियों का जिक्र करूँगा। जहाँ तक मीडिया की बात है, शायद बलूचिस्तान के अंदर रहकर हक और सच बात करना नामुमकिन हो चुका है। मैं खुशदार की बात करूं, मैं बलूचिस्तान की बात करूं, मैं बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों की बात करूं, तो अब तक गुज़श्ता 7 साल के दौरान इस हक और सच की पादाश में हमारे 38 लोग अपनी जानों से महरूम हो चुके हैं। ये बलूचिस्तान के छोटे से इलाके की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए वहाँ अगर आप इस तरह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते भी हैं तो यहाँ खबर पहुँचने में बहुत देर लगती है। इसलिए मेरी सरदार अख्तर मेंगल साहब से रिक्वेस्ट होगी कि आप इसी तरह के प्रोग्राम लाहौर में भी करें, गुजरांवाला में भी करें, और पंजाब के हर ज़िले में जाएं, क्योंकि जब आप बलूचिस्तान के आम शहरी के हकूक़ की बात करते हैं तो आपकी आवाज़ में पूरे पंजाब की आवाज़ शामिल होनी चाहिए। जब आप बलूचिस्तान के आम कुचले हुए पिसे हुए तबकात की बात करते हैं तो पाकिस्तान के तमाम शोबाहाए ज़िंदगी के लोगों की सपोर्ट आपके साथ होनी चाहिए। क्योंकि मैंने
अभी जो आपकी जमात की तरफ से एलामिया जारी होने वाला है, उसके एक एक नुक्ते पर गौर किया। अगर उसको मैं चंद अल्फाज में बयान करना चाहूँ तो आपने बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ की बात की है, और जब भी आप बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ की बात करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई तबका भी इसकी मुखालफत करेगा। लेकिन मैंने कहा कि जब हम बलूचिस्तान से इधर आते हैं, सी पैक की बात करते हैं, तो ऐसी बातें भी सुनाई देती हैं कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि ग्वादर पोर्ट जो है वो काम, उस पर काम का आगाज़ हो सके। और यकीनी तौर पर ऐसा हो सकता है कि तजारती दुनिया में जब मेरी एक मुनाफली होगी एक बिजनेस पर, तो मेरी कोशिश होती है, आम बिजनेसमैन से लेकर बड़े बिजनेसमैन की बात करता हूँ, कि कोई दूसरा इस बिजनेस में मेरा शेयर ना ले सके। तो इसलिए जब हम सरदार साहब बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करें तो ये एक छोटा